गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विजेंद्र विक्टर है। रामचंद्र पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में लैब ट्रेनर है। आज हम लोग एक चैप्टर की बात करेंगे, आर्ट्रियल ब्लड गैसेज। यह तो ब्लड गैस आर्ट्रियल वाला एक टेस्ट होता है जिसके अंतर्गत हम लोग जांच करते हैं ब्लड की। लेकिन इसमें एक अंतर होता है, ब्लड हम लोग वेन से ना लेके आर्टरी से लेते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं आर्ट्रियल ब्लड गैस किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, इंडिकेशन, एवीजी कंपोनेंट, नॉर्मल वैल्यू, प्रोसीजर, प्रिपरेटरी परफॉर्मेंस, फॉलोअप फेज, कॉम्प्लिकेशंस, एसिड बेस डिसऑर्डर, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, कंपनसेशन, ट्यूटोरियल। आइए बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। द मेजर फंक्शन ऑफ पल्मोनरी सिस्टम, लंग एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन इज टू डिलीवर ऑक्सीजन टू सेल एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। पल्मोनरी सिस्टम का मुख्य कार्य, पल्मोनरी सिस्टम क्या होते हैं, लंग्स एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होते हैं वो पल्मोनरी सिस्टम होते हैं। पल्मोनरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन को ले जाता है सेल्स तक और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से वापस ले जाता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस सेल से वापस की ओर निकालते हैं। इफ द पेशेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील एविडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन, डायग्नोस्टिक टेस्ट विल हेल्प आइडेंटिफाई एंड एवेल्युएट द डिसफंक्शन। अगर पेशेंट की हिस्ट्री या पेशेंट को ऐसे कोई सांस लेने में तकलीफ होती है या ऐसे कोई श्वसन रोग जैसी कोई समस्या है तो ये अगर हम लोग एबीजी टेस्ट कर लेंगे आर्टेरियल ब्लड गैस तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि उसको क्या प्रॉब्लम है और क्यों है। एबीजी एनालिसिस इज वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ऑर्डर टू एक्सेस रेस्पिरेटरी स्टेटस बिकॉज इट हेल्प इवेलुएट गैसेज एक्सचेंज इन द लंग्स। एबीजी टेस्ट एकमात्र ऐसा टेस्ट है जिससे हम लोग लंग्स के अंदर जो गैसेज हैं उसका एक आदान प्रदान जो हो रहा है उसके विषय में हम जानकारी ले सकते हैं। एन एबीजी टेस्ट कैन मेजर हाउ वेल द पर्सन लंग्स एंड किडनी आर वर्किंग एंड हाउ वेल द बॉडी इज यूजिंग एनर्जी। एबीजी टेस्ट करने से हम पता कर सकते हैं कि हमारा लंग्स और किडनी किस तरह काम कर रही है और हमारे शरीर किस तरह एनर्जी का उपयोग कर रही है। डिफिनेशन, it is a diagnostic procedure in which a blood is absent from an artery directly by an arterial puncture or accessed by a way of indwelling arterial catheter। इसमें हम लोग जो ब्लड निकालते हैं ना, आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट के लिए जो ब्लड निकाला जाता है डायरेक्ट आर्टरी से पंचर करके निकाल लिया जाता है या आर्टरी कैथेटर आता है उससे भी निकाला जा सकता है। इसमें आप देख लेंगे पिक्चर में एक आदमी की कलाई है, कलाई पे नीडल सीधा सीधा इंसर्ट किया जा रहा है और नीचे टॉवल लगाया गया है, इससे ब्लड सक हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है कि आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इंडिकेशंस, टू ऑप्शन इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट वेंटिलेशन, PCO2, ऑक्सीजनेशन, PO2 एंड एसिड बेस बैलेंस। हम लोग इसमें जानकारी चाहते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और अम्ल और क्षार की मात्रा पता करने के लिए ये जांच करते हैं। मॉनिटर गैस एक्सचेंज एंड एसिड बेस एबनॉर्मलिटीज फॉर पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर और नॉट। इसमें पता करते हैं कि जैसे कोई आदमी वेंटिलेटर पर लेटा हुआ उसकी जाँच करते हैं तो उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, किस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन मान लीजिए ले पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव क्यों नहीं कर पा रहा, ये सब एबनॉर्मलिटीज़ पता हो सकती हैं इससे। टू इवेल्युएट रिस्पॉन्स टू क्लिनिकल इंटरवेंशन एंड डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी लगी होती है तो ऑक्सीजन कितनी परसेंट जा रहा है और कितना परसेंट वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी पता करते हैं। एन एबीजी टेस्ट में बी मोस्ट यूजफुल when a person breathing rate is increased or decreased or when the person has very high blood sugar level, a severe infection or heart failure। एबीजी टेस्ट करने से सब ज़्यादा पता चलता है कि सांस लेने वाली जो समस्या होती है बहुत ज़्यादा है, ब्रीदिंग रेट उसका या बहुत कम है, या पर्सन का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, या कोई गंभीर इन्फेक्शन हो या हार्ट की बीमारी हो, हार्ट फेल हो गया हो। एबीजी कंपोनेंट, एबीजी कंपोनेंट में सामान्यतः हम 4 जांचें करते हैं। पीएच पता करते हैं, PCO2 परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, PO2 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, HCO3 बाइकार्बोनेट
4 चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम लोग मेनली। पहली बात करते हैं पीएच, मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड, इट्स शो ब्लड एसिडिटी एंड अल्कलिटी। हम लोग पीएच चेक करके पता करते हैं ब्लड हमारे एसिडिक है कि एल्कलिक है, अम्ल है कि क्षार है, हाइड्रोजन का परसेंटेज पता कर लेते हैं उसमें। PCO2, it is the partial pressure of carbon dioxide that is carried by the blood for excreting by the lungs, known as respiration parameter। PO2 करने के लिए हम लोग किस लिए करते हैं, हमारा शरीर जो हमारा लंग्स है कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है। PO2, it is the partial pressure of the oxygen that is dissolved in the blood, it reflects the body ability to pick up oxygen from the lungs। PO2 इसलिए पता करते हैं कि हमारा लंग्स कितना परसेंट ऑक्सीजन ले रहा है। HCO3 या बाइकार्बोनेट, नोन एज द मेटाबॉलिक पैरामीटर, ये मेटाबॉलिक पैरामीटर नाम से भी जाना जाता है। इट रिफ्लेक्ट द किडनी एबिलिटी टू रिटेन एंड एक्सक्रीट बाइकार्बोनेट। HCO3 पता करते हैं इसलिए कि हमारा किडनी किस तरह से बाइकार्बोनेट को निकाल रही है या ले रही है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल वैल्यू, हमारा ब्लड का सामान्य पीएच, नॉर्मल पीएच होता है 7.35 से 7.45। PCO2 परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 35 to 45 mmHg। mmHg क्या है, मिलीमीटर पर Hg, Hg मतलब मरकरी, जैसे आप ब्लड प्रेशर नापते हैं। PO2 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 80 से 100 मिलीमीटर पर Hg। बाइकार्बोनेट या CO3 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट को हम लोग मिली मोल नाम से भी जानते हैं। इक्विपमेंट, हम लोग सैंपल कलेक्ट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए होता है, उसके विषय में बात करते हैं। ब्लड गैस किट होनी चाहिए कलेक्शन करने के लिए, अगर ना हो तो किट में क्या क्या होता है उसको अलग से ले लेते हैं। 1 ml की सिरिंज होती है, वो 23 से 26 गेज की नीडल होती है, स्टॉपर या कैप होता है, एल्कोहल स्वाब, डिस्पोजेबल ग्लव्स, प्लास्टिक बैग या क्रश्ड आइस, प्लास्टिक बैग के साथ में कांच के टुकड़े होने चाहिए। लेडोकेन, लेडोकेन या जाइलोकेन क्या होती है कि शून्य करने का काम आता है, मतलब जैसे कि ऑपरेशन वगैरह में यूज़ होता है ये सब चीज़ें। वायल ऑफ हिपैरिन, हिपैरिन की वायल लेते हैं। बार कोड लेवल, बार कोड मतलब उसमें पेशेंट का नाम वगैरह लिखा रहता है, पेशेंट सीरियल नंबर लिखा रहता है। प्रीपरेटरी फेज, मतलब कलेक्शन के कुछ देर पहले की अवस्था, क्या क्या करना चाहिए कलेक्शन करने से पहले। रिकॉर्ड पेशेंट एक्सपायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, पेशेंट अगर ऑक्सीजन थेरेपी पे तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नोट कर लेना चाहिए, पेशेंट का टेम्परेचर नोट कर लेना चाहिए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को पूरा प्रोसीजर बताना चाहिए। प्रोवाइड प्राइवेसी फॉर क्लाइंट, क्लाइंट को प्राइवेसी बताना चाहिए, छुपा लेना चाहिए, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती। इफ़ नॉट यूजिंग हिपरनाइज सिरिंज, हिपरनाइज द नीडल, अगर सिरिंज के अंदर हिपैरिन नहीं पड़ा हुआ है, हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है जो रक्त का थक्का जमने से रोकता है। अगर हिपैरिनाइज सिरिंज नहीं है तो आपको नीडल को हिपैरिनाइज कर लेना है, नीडल को हिपैरिन में डुबो लेना है। उसके बाद परफॉर्म एलन टेस्ट, एलन टेस्ट को परफॉर्म करना है। एलन टेस्ट क्या होता है आगे बताते हैं। वेट एटलीस्ट 20 मिनट बिफोर ड्राइंग ब्लड फॉर एबीजी आफ्टर इनिशिएटिंग चेंजिंग और डिस्कनेक्टिंग ऑक्सीजन थेरेपी। जब किसी पेशेंट को ऑक्सीजन लगा हुआ हो तो उससे 20 मिनट, अगर आपको ब्लड निकालना हो तो ऑक्सीजन वगैरह डिस्कनेक्ट करने के बाद 20 मिनट तक रोका जाता है, 20 मिनट बाद कलेक्शन करेंगे। और सेटिंग फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन आफ्टर सक्शनिंग द पेशेंट और आफ्टर एक्सट्यूबेशन। एलन टेस्ट, एलन टेस्ट क्या होता है। एलन जैसे आपने सुना होगा रेडियस अल्ना, जो हमारा अल्ना होता है, हड्डियाँ होती हैं, उसके बीच एक नस होती है, आर्टरी होती है, उससे ब्लड निकाला जाता है। एलन टेस्ट, इट इज़ ए टेस्ट डन टू डिटरमाइन दैट कोलेट्रल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट फ्रॉम द अल्नर आर्टरी इन केस थ्रोम्बोसिस अकर इन द रेडियल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्ना से हम लोग ब्लड, अल्नर आर्टरी से हम लोग ब्लड निकालते हैं। देखिए अल्नर आर्टरी कहाँ होती, इस पिक्चर में दिखाया गया है, जहाँ पे वाला अंगूठा रखा हुआ है रेड पे, उसको अपने अंगूठे से फील करते हैं। साइट फॉर ऑप्शनिंग एबीजी,
एबीजी के लिए ब्लड निकालने का जगह कहाँ कहाँ से निकाला जा सकता है। पहला है रेडियल आर्टरी, जो मोस्ट कॉमन है, जैसे बताया रेडियल अन्ना के बीच में। दूसरा ब्रोंकियल आर्टरी, जो देखिए आप यहाँ पे होता है कोहनी पे, एल्बोस पे, जिसे हम लोग एंटीक्यूबाइटल बोलते हैं। उसके बाद फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी हमारे जांघ पे होती है, गुप्तांगों के बगल में। रेडियल इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल साइट यूज बिकॉज रेडियल आर्टरी या हम लोग या कलाई पास से जो ब्लड निकालते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि इट इज़ ईजी टू एक्सेस। इसको जांच करने में आसान होता है, आप अंगूठा रख के फील कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। इट इज़ नॉट अ डीप आर्टरी विच फैसिलिटेट पैल्पेशन, स्टेलाइज एंड पंचरिंग। ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, ऊपर से आप इसको महसूस कर सकते हैं और पंचर करना भी आसान होता है। द आर्टरी हैज़ अ कोलेट्रल ब्लड सर्कुलेशन। इसमें ब्लड का सर्कुलेशन कोलेट्रल होता है, आसानी से बहाव होता है, तेजी बहाव होता है, निकल सकता है। परफॉर्मेंस फेज, ब्लड निकालने के पहले की अवस्था परफॉर्म कैसे करना है। वॉश हैंड, आपको हाथ धुलना है। पुट ऑन ग्लव्स, ग्लव्स पहनना है। पल्पेट द आर्टरी फॉर मैक्सिमम पल्सेशन, आप आर्टरी को ऊपर अंगूठा रख के पता करिए, पल्स देखिए चल रही कि नहीं, और ज़्यादा पल्स चलनी चाहिए, वहीं से निकालना है। इफ़ रेडियल परफॉर्म एलन टेस्ट, अगर आपको कलाई से निकालना है तो एलन टेस्ट परफॉर्म करना है। प्लेस ए स्मॉल टॉवल रोल अंडर द पेशेंट ब्रेस्ट, पेशेंट की कलाई के नीचे एक टॉवल का रोल रख देना है, तौलिया घुमा के उसके कलाई के नीचे रख देना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ब्रीथ नॉर्मली ड्यूरिंग द टेस्ट एंड वार्म हिम दैट he may feel brief cramping और dropping पेन एट द पंचर साइट। पेशेंट को बताना है कि ब्लड निकालने के दौरान उसको सामान्य तरीके से सांस लेना है, और उसको वहाँ पे क्रैम्प हो सकता है, थोड़ा जलन हो सकती है, उसको पहले से बता देना है। और बता देना कि वो अपना हाथ खींचे नहीं नीडल लगाते समय, नहीं तो ब्लड फ्लो नहीं रुकेगा। क्लीन विथ एल्कोहल स्वाब इन सर्कुलर मोशन, ब्लड निकालने से पहले जिस जगह से ब्लड निकालना उस जगह को एल्कोहल स्वाब से अच्छे से साफ़ करना है, सर्कुलर मोशन से अंदर से बाहर की ओर। स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू में बी इन्फिल्ट्रेट विथ लोकल एनेस्थीसिया एजेंट इफ़ नीडेड, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हिलाने वाला है या बच्चा है या मतलब कोई डरा हुआ है तो उसको क्या करना है, एनेस्थीसिया देना है। जैसे हमने कहा लिंडोकेन या ज़ाइलोकेन दे देते हैं, उस टिश्यू पर लगा देते हैं। इंसर्ट नीडल एट 45 डिग्री रेडियल, 60 डिग्री ब्रांकियल और 90 डिग्री फीमोरल। सीधा सीधा अगर 45 डिग्री पे लगाएंगे तो आपको रेडियल पे लगाना है, 60 डिग्री पे ब्रांकियल पे लगाया जाता है और 90 डिग्री फीमोरल पे लगाया जाता है। विड्रॉ द नीडल एंड अप्लाइंग डिजिटल प्रेशर, निकालने के बाद ब्लड निकालने के बाद नीडल निकालना है, उसके बाद डिजिटल प्रेशर अप्लाई कर देना है उसके ऊपर। चेक बबल इन सिरिंज, सिरिंज देखना कोई बबल्स तो नहीं आ गया। प्लेस द कैप्ड सिरिंज इन द कंटेनर ऑफ आइस इमीडिएटली, तुरंत सिरिंज को क्या करना, बर्फ़ के टुकड़ा वाला जो कंटेनर था, डिब्बा था, उसमें रख देना है। मेंटेन फर्म प्रेशर ऑन द पंचर साइड फॉर 5 मिनट, फिर 5 मिनट तक उस पंचर साइड को दबाए रखना है जहाँ से ब्लड निकाला गया। ए पेशेंट हैड कोआगुलेशन अबनॉर्मलिटीज़, अप्लाई प्रेशर फॉर 10 to 15 मिनट, अगर पेशेंट के अंदर कोई ऐसी समस्या है कि उसको ब्लड का थक्का नहीं जम रहा है तो प्रेशर को 10 से 15 मिनट और दबा के रखना है। फॉलोअप फेज, जब ब्लड निकल गया तो उसके बाद क्या करना है, सेंड लेवल आइस्ड स्पेसिमेन टू द लैब इमीडिएटली, तुरंत पूरे सैंपल को और लेवल को, पेशेंट के पर्ची को लैब में भेज देना तुरंत। पेल्पेट द पल्स डिजिटल टू द पंचर साइट, आपको उस जहाँ पंचर किया उसके बाद पल्स को आपको देखना चल रही कि नहीं। एक्सेस फॉर कोल्ड हैंड, नमलेस, टाइटलिंग और डिस्कोलरेशन, आपको देखना है कि उसका हाथ शून्य तो नहीं पड़ गया है, उसको कोई क्रैम्प तो नहीं आ रहे हैं, ठंडा तो नहीं पड़ गया हाथ, ये सब देखना है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स, डॉक्यूमेंटेशन में क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ एलन टेस्ट का रिजल्ट बताएंगे कि ब्लड निकल गया कायदे से, कोई दिक्कत नहीं हुई। टाइम द सैंपल वाज ड्रॉन, सैंपल कितने बजे निकाला गया, वो टेम्परेचर, कितना तापमान था मरीज का, पंचर साइट किस जगह से लिया गया, रेडियल, ब्रोंकल या फीमोरल, टाइम प्रेशर वाज अप्लाइड एंड इफ़ ऑक्सीजन थेरेपी इज़ देयर। उसके बाद आपको टाइम प्रेशर लिखना है, कितनी देर तक आपको दबाना पड़ा उसको। ऑक्सीजन थेरेपी देखना है कि ऑक्सीजन कितना चल रहा था उसका, कितना परसेंटेज पे। मेक श्योर इट इज़
It is noted on the slip whether the patient is breathing room air और ऑक्सीजन। आपको उसको नोट करना है कि पेशेंट सामान्य हवा ले रहा था, सांस ले रहा था, या उसको ऑक्सीजन लगा था। इफ़ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन लगा था, डॉक्यूमेंट द नंबर ऑफ लीटर, और उसमें कागज़ पे लिखना है कि कितना लीटर ऑक्सीजन चला रहा था उसको। इफ़ द पेशेंट इज रिसीविंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, FCO2 शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अगर उसको मैकेनिकल कोई ऑक्सीजन थेरेपी ले रहा है तो उसको भी लिखना होता है। कॉम्प्लिकेशन मतलब ब्लड निकालने के बाद पेशेंट को कुछ इस तरह की दिक्कत हो सकती है, तो उसके विषय में जानना ज़रूरी है, जिससे आप आगे ब्लड निकालें किसी पेशेंट का तो बच सकें। पहला है आर्ट्रियोस्पाम। आर्ट्रियोस्पाम मतलब जहाँ से आपने ब्लड निकाला वहाँ पे ऐंठन होने लगती है। दूसरा है हीमेटोमा। हीमेटोमा 2 वर्ड से मिलकर बना, हीमे मतलब हीमो मतलब ब्लड, टोमा मतलब ट्यूमर, रक्त का थक्का जम जाता है उस जगह पे, काला काला। तीसरा है हीमोरेज। हीमो प्लस रेज, हीमो का मतलब ब्लड, रेज का मतलब बहाव, रक्त का बहाव, अंदरूनी बहाव बहुत ज़्यादा होने लगता है। तीसरा है डिस्टल इस्केमिया। डिस्टल इस्केमिया क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है, पेशेंट को ब्लीडिंग एबनॉर्मलिटीज़ होती है। उसके बाद इन्फेक्शन, कोई भी सामान्य इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह कुछ उस पर लग सकता है। नम्बनेस मतलब सुन्न हो जाना, वो कलाई उसकी सुन्न हो जाए ब्लड निकालते समय, तो ये सब चीज़ से बचना। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तुरंत डॉक्टर को बताएं, जो ड्यूटी डॉक्टर होते हैं उसी समय उनको बताया जाए। इसके बाद हम लोग जांच के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो ए लुक एट एसिड बेस को देखना होता है। बॉडी कंस्टेंटली वर्क टू मेंटेन और बैलेंस हीमोस्टेटिस बिटवीन द एसिड बेस। देखना है एसिड बेस कैसे चल रहा है, उसका शरीर का तापमान कैसा है और अम्ल और क्षार की मात्रा कितनी है, बराबर है कि नहीं। विदाउट दैट बैलेंस सेल्स कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अगर एसिड बेस बराबर नहीं होगा तो उसका सेल्स अच्छे से काम नहीं करेगी। एज सेल यूज न्यूट्रिशन टू प्रोड्यूस द एनर्जी। सेल क्या करती है कि न्यूट्रिशन देती है जिसे एनर्जी मिलती है। 2 बाय प्रोडक्ट आर फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड बेस बैलेंस डिपेंड ऑन द रेगुलेशन ऑफ द फ्री हाइड्रोजन आयन। अम्ल और क्षार की मात्रा किस में निर्भर करती है? जो हमारे शरीर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है तैरती हुई शरीर के अंदर, उससे पता चलता है। Even slight imbalance can affect metabolism and essential body function. Severe condition as infection or trauma and medication can affect acid base balance. कई कारण हैं जिससे अम्ल और क्षार की मात्रा गड़बड़ हो सकती है। कोई इन्फेक्शन हो, कोई ट्यूमर हो, कोई बहुत गंभीर बीमारी हो, इसकी वजह से। इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजी रिजल्ट। पीएच, जैसे हमने बताया था पीएच होना चाहिए 7.35 से 7.45 तक, लेकिन इस पिक्चर में दिख रहा है 7.30, मतलब इसको एसिडीमिया है, मतलब एसिडिटी हो गई उसे। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 55 मिलीमीटर पर मरकरी, मतलब ये बढ़ा हुआ है। बाइकार्बोनेट 25 मिलीक्यूलेंट, ये नॉर्मल। ऑक्सीजन 80 मिलीमीटर पर मरकरी, ये भी नॉर्मल है। रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस, वो जैसे एसिडोसिस जब हो जाती है, जब जैसे कि किसी का पीएच 7.45 ज़्यादा बढ़ गया तो एल्केनीमिया हो गया। ऑक्सीजन जो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया 40 मिलीमीटर पर मरकरी तो नॉर्मल है, लेकिन बाइकार्बोनेट जो 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो बढ़ा हुआ है। ये सब थोड़ा एबनॉर्मलिटीज़ है। एसिड बेड डिसऑर्डर, अगर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है तो पीएच जो है कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और बाइकार्बोनेट बराबर रहेगा। रिस्पायरेटरी एल्किलोसिस में पीएच बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, बाइकार्बोनेट बराबर रहेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बराबर रहेगा, बाइकार्बोनेट भी कम हो जाएगा।